गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने क्लास 10th के थर्ड चैप्टर के अगले टॉपिक्स में चल रहे हैं। पिछले टॉपिक्स में हमने क्लियर किया था कि उद्योग क्या होते हैं, उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, और आज हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कृषि आधारित उद्योगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कृषि आधारित उद्योग। इसके पहले सेशन में हमने बताया था कि उद्योगों को क्या कहते हैं, कच्चे उत्पाद की प्राप्ति के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक आपका है कृषि आधारित उद्योग, दूसरा है आपका खनिज आधारित उद्योग, और तीसरा है आपका वन आधारित उद्योग। अब हम कृषि आधारित उद्योग में चर्चा करते हैं, तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपने टॉपिक मूल्य संवर्धन के बारे में। अब मूल्य संवर्धन है क्या? तो जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि से हमें बहुत सारे उत्पाद प्राप्त होते हैं, और उन उत्पादों के मूल्य को बढ़ाना, अर्थात बात करें तो हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं गेहूं की, तो गेहूं आपका जो उसका अधिकतम मूल्य हो सकता है आज के समय में वो लगभग 18 रुपए पर केजी हो सकता है। यदि इस गेहूं को हम मशीनरी, श्रम और क्या कहते हैं का उपयोग करके उद्योग के सहारे यदि इसके मूल्य को चाहे तो बढ़ा सकते हैं। अर्थात अगर हम गेहूं से आटा बनाकर इसे विक्रय का कार्य करें तो यह लगभग 30 से 35 रुपए पर केजी के हिसाब से इसके आटे का विक्रय किया जा सकता है। अर्थात हमने क्या किया, हमने 18 से उसके मूल्य को 30 से 35 रुपए प्रति किलो कर दिया। तो यह जो तकनीक होती है, यह तकनीक केवल उद्योग के माध्यम से ही की जा सकती है, जिसे हम मूल्य संवर्धन तकनीक कहते हैं। अब मूल्य संवर्धन तकनीक से बहुत सारे फायदे होते हैं, जिससे क्या कहते हैं किसानों को क्या कहते हैं अधिकतम लाभ की जो क्या कहते प्राप्ति होती है। और मूल्य संवर्धन तकनीक एक का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि हम खाली समय में किसानों के लिए उपयुक्त रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं। तो चलिए हम मूल्य संवर्धन तकनीक के बारे में लिख सकते हैं। कृषि उत्पादों को उद्योग की सहायता से नवीन उत्पादों का सृजन कर उसके मूल्य को बढ़ाने की प्रक्रिया को मूल्य संवर्धन कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मूल्य संवर्धन के द्वारा हम किसी भी कृषि आधारित या खनिज आधारित किसी भी जो है कच्चे माल को एक नया उत्पाद का निर्माण करके हम उसके मूल्य को आसानी से बढ़ा सकते हैं। इससे हमें अतिरिक्त लाभ आय की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं कि मूल्य संवर्धन तकनीक की हमें क्यों आवश्यकता है, और मूल्य संवर्धन तकनीक में किस प्रकार क्या कार्य किए जाते हैं। देखिए, जैसा आपने सुना होगा कि कृषि आधारित उद्योगों में जैसे हम बात करें, सबसे पहले तो आपका टॉपिक है मूल्य संवर्धन तकनीक के लाभ। मूल्य संवर्धन के लाभ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे हमें अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है। तो मूल्य संवर्धन तकनीक से हमें क्या लाभ हो सकते हैं? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया गेहूं 18 रुपए किलो था, आप 35 रुपए किलो तक बेच सकते हैं, अर्थात आपको अतिरिक्त आय की प्राप्ति होगी। तो हम लिख सकते हैं इसमें अधिकतम लाभ की प्राप्ति,
अधिकतम लाभ की प्राप्ति। तो जैसा आपको बताया गया कि हमको इससे अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। उदाहरण के तौर पर आप समझा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं कि किसी से प्राप्त उत्पादों को उनके द्वारा नवीन वस्तुओं का निर्माण करके। उदाहरण के लिए जैसे हम बात करते हैं आम की, यदि हमें आम प्राप्त होगा तो हम आम से अचार बना सकते हैं और उस अचार को हम आम से कहीं ज्यादा कीमत पर बेच करके अधिक उस आम से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। और इस प्रकार आम से यदि हम अचार बनाते हैं तो यह हमारे लिए एक अतिरिक्त काम होगा, हमारे समय का सदुपयोग भी होगा। अब बात करें दूसरे टॉपिक की, तो हम ये कह सकते हैं कृषकों के जीवन स्तर में सुधार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमें मूल्य संवर्धन तकनीक के द्वारा अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी और हमें जो अन्य बेसिक सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये सभी सुविधाएं हमें केवल धन से ही प्राप्त होती हैं। और जब कृषकों को अतिरिक्त लाभ होगा तो कृषक भी अपने जीवन स्तर में सुधार कर पाएंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा की सुविधाएं अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे और उनके जीवन स्तर में भी वृद्धि होगी। अब हम बात करते हैं तीसरे लाभ की, तो हम लिख सकते हैं उपजों का समुचित उपयोग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि खेती से प्राप्त उत्पाद काफी मात्रा में नष्ट हो जाते हैं, कभी वर्षा से, कभी वस्तुओं को रखने के लिए जगह न होने के कारण, क्योंकि किसानों के पास पर्याप्त मात्रा में आवास की भी व्यवस्था नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम उपजों का से मूल्य संवर्धन तकनीक के द्वारा नवीन वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उनके विपणन की जो है क्या कहते हैं का दायरा बढ़ जाता है और वे वस्तुएं खराब भी नहीं होती और उनका समुचित उपयोग हो पाता है और उनसे अतिरिक्त आय की प्राप्ति भी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि मूल्य संवर्धन तकनीक की हमें क्यों आवश्यकता है और इसके क्या उपाय हैं। चलिए कुछ हम मूल्य संवर्धन तकनीक के उपायों पर चर्चा कर लेते हैं कि हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, अर्थात मूल्य संवर्धन तकनीक में हम कौन कौन सी प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो एक मिनट, तो मूल्य संवर्धन तकनीक में हम बात करते हैं, तो जैसे कभी आपको बताया गया कि गेहूं से हम क्या बनाते हैं, आटा और दलिया बनाते हैं। दलिया, तो गेहूं से जब हम आटा और दलिया बनाते हैं तो यह तकनीक भी मूल्य संवर्धन तकनीक में आती है और गेहूं से ज्यादा आटा और दलिया की कीमत होती है और इससे हमें अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती है। दूसरी बात करें तो हम बात कर सकते हैं पापड़ बनाना। पापड़ बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं, पापड़ बनाने में हम आलू का उपयोग करते हैं। आलू की कीमत आप जानते हैं अधिकतम 25 से 30 रुपए किलो, लेकिन उससे जब हम पापड़ बना के बेचेंगे तो हमें जो है आलू से कहीं ज्यादा कीमत प्राप्त होगी। अब बात करते हैं हम कृषि उत्पादों में मक्खन, घी, पनीर आदि का निर्माण दूध से करना। जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि में दो तरह की क्रियाएं सम्मिलित होती है। पहली क्रिया सम्मिलित होती है खाद्यान्न उत्पादन की और दूसरी क्रिया सम्मिलित होती है पशुपालन की। और पशुपालन से ही हमें दूध प्राप्त होता है
और दूध से हम मक्खन, घी, पनीर आदि का निर्माण आसानी से कर सकते हैं और इनकी कीमत दूध से कहीं ज्यादा होती है। अब बात करते हैं हम चिप्स की। तो चिप्स तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं पापड़ बनाना और चिप्स बनाना। और ये किससे बनते हैं? आलू से। अब हम बात करते हैं सॉस, केचप, चटनी। इनका निर्माण हम कृषि में से प्राप्त टमाटर की सहायता से करते हैं। अब हम बात करते हैं तो हम मुरब्बा, अचार जो है आंवले की सहायता से बनाते हैं। इस प्रकार आप खुद कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं कि कच्चे माल की कीमत कम होती है और इससे प्राप्त जो उत्पाद होते हैं उनकी कीमत ज्यादा होती है। और इस प्रकार हम कच्चे माल से नवीन वस्तु का निर्माण करके हम अधिक कीमत वाली वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, जिसे हम कृषि में या व्यापार में मूल्य संवर्धन तकनीक कहते हैं। अब हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं कि मूल्य संवर्धन तकनीक में हम किन प्रक्रियाओं का सहारा लेते हैं। देखिए, इसको लिखेंगे कम और समझेंगे ज्यादा, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान है। जैसे हम बात करते हैं मूल्य संवर्धन तकनीक में, तो मूल्य संवर्धन तकनीक में जो चरण है तो हम किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरते हैं। तो हम लिखेंगे मूल्य संवर्धन तकनीक के सुझाव। मूल्य संवर्धन तकनीक के सुझाव अर्थात हम इनमें क्या क्या प्रक्रियाओं को शामिल करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि मूल्य संवर्धन तकनीक का संबंध किसानों से है, तो किसानों को मूल्य संवर्धन तकनीक के बारे में हमें आवश्यक जानकारी प्रदान करनी चाहिए। तो हम पहले स्टेप में लिख सकते हैं मूल्य संवर्धन तकनीक के विषय में। मूल्य संवर्धन तकनीक की जानकारी कृषकों को उपलब्ध कराना। देखिए, आज हमारे देश में कृषकों को मूल्य संवर्धन तकनीक की महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है और हमें चाहिए कि कृषकों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, उनकी आय को बढ़ाने के लिए हमें मूल्य संवर्धन तकनीक की जानकारी कृषकों को उपलब्ध करानी चाहिए। अगर उन्हें यह जानकारी प्राप्त होगी तो वे इस तकनीक को अपना करके अधिकतम आय और लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन स्तर में सुधार कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे किसान पैसा न होने की वजह से अपना कर्ज नहीं दे पाते और आत्महत्या करने लगते हैं। समय समय पर सरकार द्वारा कर्ज माफी का कार्य किया जाता है, जो कि पर्याप्त नहीं है। इसलिए किसानों को यदि हम मूल्य संवर्धन तकनीक के बारे में बताएं तो वह आसानी से इस तकनीक को अपना करके अपने लिए अधिकतम आय प्राप्त कर सकते हैं और अपना जीवन स्तर सुधार सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। यदि हम किसको को जानकारी देंगे तो जानकारी देने के बाद उनका दूसरा कदम क्या होगा? तो उनका दूसरा कदम होगा, सरकार का कदम होगा आवश्यक प्रशिक्षण दिलाना। आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध कराना। मूल्य संवर्धन की तकनीक कुटीर आधारित उद्योगों पर आश्रित है और कुटीर आधारित उद्योग का ही पार्ट है। तो इसके लिए सरकार जिला प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करती है, जहां पर किसानों को मूल्य संवर्धन तकनीक के विषय में मतलब जो है प्रशिक्षण देने का कार्य करती है, ताकि जो किसान मूल्य संवर्धन तकनीक को अपनाता है तो उसे मूल्य संवर्धन तकनीक को अपनाने के बाद प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वह
उस मूल्य संवर्धन प्रशिक्षण का कार्यक्रम को कर सके और क्या कहते हैं अपने जो है आय को बढ़ा सके। तीसरी बात हम करते हैं, अब प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद एक किसान को हो सकता है धन की आवश्यकता हो, धन की आवश्यकता अर्थात तो हम कह सकते हैं वित्त आपूर्ति करना, वित्त आपूर्ति करना। अब प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जब किसान अपने कार्य को शुरू करेगा तो उसे धन की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको बताया गया था पिछले सेशन में, मैंने बताया था किसी भी उद्योग को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले पूंजी की आवश्यकता होती है। आप समझ सकते होंगे किसी भी व्यापार को शुरू करने के लिए भी मतलब हमें सबसे पहले पूंजी की आवश्यकता होती है। और यदि किसको के पास पूंजी की कमी है तो किसको को चाहिए, तो वो चाहे तो बैंक के माध्यम से जो है कर्ज प्राप्त कर सकते हैं और कर्ज प्राप्त करके वो अपने उद्योग को शुरू कर सकते हैं। तो जो वित्त आपूर्ति का कार्य करता है वह करता है बैंक, बैंक करता है और जिला उद्योग प्रक्रम जो है उनकी सहायता करता है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अब तकनीक की उपलब्धता, तकनीक की उपलब्धता। तो आप जानते हैं कि कच्चे माल के आधार पर वस्तुओं का निर्माण करने के लिए हमें मशीनों की भी जरूरत होगी, श्रम की भी जरूरत होगी। तो जब वे बैंक से कर्ज प्राप्त करेंगे तो उस धन से वे अपने लिए आवश्यक मशीनरी का खरीदारी करेंगे और उसकी सहायता लेंगे। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, विपणन की व्यवस्था उपलब्ध कराना। तो जो भी उद्योग, जो भी मूल्य संवर्धन तकनीक के प्रक्रम स्थापित किए जाते हैं वे ऐसे स्थान में स्थापित किए जाते हैं जहां पर पर्याप्त मात्रा में विपणन की व्यवस्था हो, अर्थात बाजार हो। बिना बाजार के हम वहां पर उद्योग स्थापित नहीं कर सकते हैं। और हमने पिछले सेशन में चर्चा की थी कि उद्योग स्थापित करने के लिए हमें कम से कम 7-8 चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने बात की थी पूंजी, पूंजी के बाद मैंने बात की थी भूमि की, भूमि के बाद हमने बात की थी श्रम की, श्रम के साथ तकनीक की, यातायात, संचार और क्या कहते हैं बाजार। इन सभी चीजों की हमें आवश्यकता होती है। और जिन स्थान पर ये चीजें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती हैं उन्हीं स्थानों में हम उद्योग को या व्यापार को आसानी से स्थापित कर सकते हैं। तो आप मूल्य संवर्धन तकनीक में कौन से चरण होते हैं इनको आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं तो कृषि आधारित उद्योग पर एक बहुत बड़ा उद्योग है, इसका नाम है सूती वस्त्र उद्योग। देखिए सूती वस्त्र उद्योग का जो पहला कारखाना वो कहाँ स्थापित किया गया? वो पहला कारखाना कलकत्ता में स्थापित किया गया। और कब स्थापित किया गया? 1918 में। लेकिन यह कारखाना सफल न हो सका। उसके बाद 1851 में मुंबई में दूसरा कारखाना स्थापित किया गया और यह भारत का दूसरा मतलब पहला सबसे बड़ा सफल कारखाना था। अब आप यह भी जानना चाहेंगे कि कलकत्ता में जो कारखाना स्थापित किया गया वह कारखाना सफल क्यों नहीं हुआ, जबकि मुंबई में स्थापित किया गया कारखाना सफल हो गया और स्थापित हो गया और वहां पर यह व्यापार बहुत तेजी से फैल गया। उसका कारण था कच्चे माल का अभाव। देखिए जो सूती वस्त्र उद्योग है में हमें आवश्यकता होती है जिसकी कपास की, और कपास की जो खेती होती है वो सबसे ज्यादा होती है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कपास की खेती ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी में कपास की मात्रा, कपास की का उत्पादन काफी अच्छा होता है। तो मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग के लिए हमें कपास आसानी से प्राप्त हो जाता और कपास आसानी से प्राप्त हो जाने के कारण सूती वस्त्र उद्योग के लिए 1851 में मुंबई में आसानी से उद्योग स्थापित हो गया। अब
उसके बाद तो सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र हमारे देश में मुंबई है, जिसे भारत का सूती वस्त्र उद्योग का मैनचेस्टर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक यहाँ तक। अब अगले टॉपिक पर कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।